नमस्कार दोस्तों, श्याम कला शेयरिंग में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। और दोस्तों आज आपको बताएंगे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के मॉडल पेपर नंबर 5। इससे पहले आपको फर्स्ट ईयर के 4 मॉडल पेपर हल करा दिए हैं। तो दोस्तों अगर चैनल को पहली बार विजिट करिए तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करना, अपने दोस्तों से अधिक शेयर करना। क्योंकि दोस्तों आपको मालूम है आपकी एग्ज़ाम 15 मार्च से स्टार्ट हो रही है और आज तारीख हो चुकी है आपकी लगभग 14 मार्च। तो कल से दोस्तों एग्ज़ाम स्टार्ट है। तो कल एग्ज़ाम में जाने से पहले ये वीडियो पूरा देख के जरूर जाना, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा नहीं 5 या 7 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। तो दोस्तों आपको ये मालूम है पास होने के लिए 33% नंबर चाहिए। कुल मिला के जो बंदा 70 क्वेश्चन करके आ जाएगा वो पास हो जाएगा। तो जितना आपको सपोर्ट हो सके ये हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। इसके अलावा भी ये फर्स्ट ईयर का पेपर है। अगर आपको सेकेंड ईयर की किसी भी ट्रेड का अन्य पेपर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर सुझाव दे सकते हो। तो ज़्यादा वक्त खराब न करें और स्टार्ट करते हैं, क्योंकि टोटल 50 क्वेश्चन है, फिर वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं और आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। मॉडल नंबर 5 है और टोटल 100 अंकों का पेपर आएगा, 3 घंटे का पेपर आएगा दोस्तों। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं और देखो किस प्रकार पहला आपका क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, किस प्रकार के अग्निशामक का उपयोग विद्युत उपकरण पर नहीं करना चाहिए। यानी जो विद्युत उपकरण है उन पर किसका उपयोग नहीं करना चाहिए। देख कार्बन डाइऑक्साइड का करना चाहिए दोस्तों। वाष्पीकरण द्रव्य यानी CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड इसका करना चाहिए। डाई पावर इसका उपयोग करना चाहिए। लेकिन आपका जो झाग प्रकार का इसका उपयोग नहीं चाहिए। इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, 1 नंबर, यानी झाग प्रकार का अग्निशामक यंत्र का उपयोग नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें क्या होगा, फिर झाग में पानी आएगा, पानी क्या होता है चालक होता है, वो चालक रहेगा तो फिर वो क्या होगा कि झटका भी लग सकता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जहाँ उंगलियां नहीं पहुंचती तो वहाँ छोटी वस्तु को पकड़ने के लिए किस प्रकार के औजार का इस्तेमाल होता है। तो बताओ दोस्तों ऐसा कौन सा औजार है जिसका जहाँ पर उंगलियां नहीं पहुँचे तो वहाँ पर उस औजार का उपयोग करते हैं। तो बताओ पहला फ्लैट नोज प्लायर, नहीं दोस्तों ये नहीं होगा। लॉन्ग नोज, हाँ दोस्तों आपका जो लॉन्ग नोज प्लायर होता है इसका उपयोग जहाँ पर हाथ नहीं पहुँचता वहाँ पर इसका उपयोग करते हैं, किसका, लॉन्ग नोज प्लायर का। तो करेक्ट आंसर 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, केबल से आवरण यानी शीत और विद्युत रोधी परत यानी इंसुलेशन हटाने के लिए किस प्रकार के प्लायर का इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ दोस्तों इनको उठाने के लिए हम किस प्लायर का उपयोग करेंगे, कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग या कॉम्बिनेशन। तो दोस्तों कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग हम इंसुलेशन छीनने तथा आपका जो वायर होता है उसको घुमाने के लिए यानी ऐंठने के लिए काम में लेते हैं। तथा आपका जो फ्लैट नोज प्लायर है ये इस काम में आएंगे। तो डोई क्या ये डाईगोनल कटिंग प्लायर, तो आपका डाईगोनल प्लायर है, इसका उपयोग हम केबल के आवरण और विद्युत परत हटाने के लिए काम लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा सी। क्या आएगा, सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, विद्युत शक्ति की वाणिज्य क्या है। तो दोस्तों ये तो लगभग सभी को आता होगा, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। तो विद्युत शक्ति की वाणिज्य का 1 किलो वाट होती है, एम्पियर घंटा ये बैटरी की होती है, किलो वाट ये जनरेटर की क्षमता होती है, एम्पियर सेकेंड ये किसी की नहीं होती है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर बी नंबर। अगला ये कौन सा पदार्थ सुचालक नहीं है। तो तांबा सुचालक है, तांबा एल्यूमिनियम सुचालक है, तांबा सुचालक है, स्टील सुचालक है, पोर्सिन पोर्सिन चालक है। तो इनमें से करेक्ट आंसर आएगा, इनमें से सुचालक पदार्थ आपका पोर्सिन नहीं है। तो करेक्ट आंसर सी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क में प्रत्येक जंक्शन पर आने वाली धाराओं का योग और जाने वाली धाराओं का योग बराबर होता है, इस नियम को क्या कहते हैं दोस्तों। तो बताओ ओम का नियम नहीं होगा दोस्तों, प्रतिरोध ये भी नहीं होगा, किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का पहला नियम। तो दोस्तों किरचॉफ का जो आपका पहला नियम था, तो पहला नियम तो किसका था, पहला नियम धारा का नियम था और दूसरा नियम किसका था, वोल्टेज का। तो इसमें धारा का नियम, तो करेक्ट आंसर डी। क्या आएगा करेक्ट आंसर, धारा कि धाराओं का योग बीजगणितीय योग क्या होता है कि आने वाली धारा और जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य। तो ये किरचॉफ का पहला नियम था। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों आपका, ओम के नियम कथन के अनुसार परिपथ धारा निम्न में से किसके विपरीत आनुपातिक है। यानी ओम के नियम के अनुसार धारा किसके विपरीत है दोस्तों। तो दोस्तों धारा देखो, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर होता है वी बटा आर। तो धारा और वोल्टेज के समानुपाती होती है लेकिन प्रतिरोध के विलोमानुपाती होता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर बी आ रहा है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक सीरीज में 4 समान प्रतिरोध जुड़े हैं
और उनका कुल प्रतिरोध 800 ओम है। जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो उनका कुल प्रतिरोध कितना होगा। अब आपको मालूम है ये श्रेणी में जोड़ रहे हैं 4 प्रतिरोध, तो इनका 800 हो रहा है, तो आप सोचो एवरेज एक 200 का है तो 4 800 हो गई। अब इन्हें बोलो समांतर क्रम में जोड़े तो क्यों, अब इन्हें चारों को क्या करना है, समांतर क्रम में जोड़ना है, यानी कुल मिला के 1/200 प्लस 1/200 प्लस 1/200 प्लस 1/200। अब इनका लघुत्तम लिया तो 200 आया। अब 200 में 2 गए, 200 एकम 200, फिर 200 एकम 200, 200 एकम 200 और 200 एकम 200, 4 हो गई। तो कुल मिला के अब 200 में 4 का भाग देंगे तो 4 पंजो 20, 50 क्या आ गया ओम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 50 ओम। तो करेक्ट आंसर आ गया 50 ओम। अगले क्वेश्चन है दोस्तों आपका, एक परिपथ में 12 वोल्ट सप्लाई स्रोत पर 20 मिली एम्पियर धारा प्रतिरोध से होकर गुजरी है। यानी जब हम 12 वोल्ट दे रहे हैं तो सप्लाई स्रोत से 20 मिली एम्पियर प्रतिरोध से होकर गुजरी है। अब देखो यहाँ पर आगे, जब वोल्टेज का बढ़ाकर 24 वोल्ट कर दिया जाए, यानी कुल मिला के 12 वोल्ट की जगह 24 वोल्ट कर दिया, तो आगे देखो, तो धारा कितनी होगी। तो यहाँ पर 20 में 12 में 20 मिलियन होती है, तो यहाँ पर 24 पर ये आपकी यहाँ पर 12 पर 20 है, तो यहाँ पर 24 पर धारा कितनी हो जाएगी, तो इसकी दोगुनी हो जाएगी, यानी 20 की दोगुनी कितनी होती है 40। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा 40 मिली एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, स्क्रीन के साथ या बगैर एक ठोस पदार्थ तनाव दबाव के अधीन होता है उसे कहते हैं। तो बताओ दोस्तों उसे क्या कहते हैं। तो उसे कहते हैं उसे कहते हैं वायर। क्या कहते हैं वायर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दुर्घटना से बचने के लिए राइट हैंड नोज के अंदर एक एसेसरीज का उपयोग करना अनिवार्य है। इस एसेसरीज का नाम क्या है। तो बताओ दोस्तों इस एसेसरीज का नाम क्या है। तो इस एसेसरीज का नाम है सीलिंग रोज। क्या नाम है सीलिंग रोज। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेसिंग में जमा द्रव्यमान एम की गणना करने के लिए सूत्र कौन है। तो बताओ दोस्तों एक सूत्र था आपका M = ZIT। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा M = ZIT। ठीक है दोस्तों। अगला है, पूरी तरह से डिस्चार्ज और लंबे समय तक रखे गए बैटरी को चार्ज करने के लिए किस प्रकार की पद्धति का इस्तेमाल करते हैं। तो बताओ दोस्तों पूरी तरह से डिस्चार्ज और लंबे समय तक रखे हैं उस बैटरी को, तो उसे अगर हमें दोबारा चार्ज करना है तो किस विधि का उपयोग होता है। तो दोस्तों एक आती है आपकी ट्रिकल चार्जिंग। ट्रिकल चार्जिंग क्या होती है, कम मान की विधि द्वारा अधिक समय देकर बैटरी को चार्ज करना ट्रिकल चार्जिंग कहलाती है। तो इस द्वारा बैटरी को चार्ज करना है जिससे बैटरी क्या होगी, कम मान की धारा देंगे, अधिक समय देकर बैटरी चार्ज होगी, तो वो क्या होगी एकदम सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्या होता है जब चार्जिंग के दौरान चार्जर का बैटरी के ध्रुव के विपरीत क्रम में जोड़ा जाता है। अगर उसके विपरीत क्रम में जोड़ दे तो क्या होगा दोस्तों, अगर उसके विपरीत क्रम में जोड़े तो बैटरी से उच्च धारा प्रवाहित होगी। क्या होगी, उच्च धारा प्रवाहित होगी। करेक्ट आंसर बी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सल्फेशन को रोकने के लिए टर्मिनल पोस्ट का कौन सी सामग्री लगाई जाती है। यानी सल्फेशन को रोकने के लिए उसके पर कौन सा लगाया जाता है। तो दोस्तों देखो ये दोस्त गलत आ गया। सल्फेशन दोस्त नहीं होता है, वो आपका कोरोजन होता है। तो उसे क्वेश्चन ही गलत आ गया, तो इसमें आएगा कोरोजन को रोकने के टर्मिनल पोस्ट। तो उसे गर्म गीले कपड़े से साफ करेंगे, उसके बाद में पेट्रोलियम जेली लगाएंगे या आप ग्रीस का लेप भी करेंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा सी। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, लेड एसिड बैटरी को पूरी तरह से डिस्चार्ज के बाद कितना न्यूनतम डिस्चार्ज वोल्टेज देना चाहिए। यानी एकदम डिस्चार्ज होने के बाद न्यूनतम कितना डिस्चार्ज देना चाहिए। तो आपको मालूम है लेड एसिड 1.8 वोल्ट होता है, तो उसमें 1.8 वोल्टेज तो छोड़ना चाहिए, एकदम करेक्ट डिस्चार्ज नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी कार्य की सतह जो उबड़ खाबड़ हो उसे फाइल से समतल किया जाता है। आप किस प्रकार की फाइल पद्धति का इस्तेमाल करेंगे। तो बताओ अगर उबड़ खाबड़ उसके लिए हम किस फाइल का इसका उपयोग करेंगे। तो वो आपकी होती है दोस्तों विकरणीय फाइलिंग। क्या होती है, विकरणीय फाइलिंग। अगला क्वेश्चन है, लकड़ी के तेज किनारों को समतल करने के लिए किस प्रकार की छन्नी का उपयोग करते हैं। ये लकड़ी के तेज किनारे हैं उसको साफ करने के लिए हम किस चीज़ का उपयोग करेंगे। तो वो होती है दोस्तों आपकी बेवल एज फर्मर चीजल। बेवल एज फर्मर चीजल। अगला क्वेश्चन है, मार्किंग टूल के रूप में किस गेज का इस्तेमाल करता है। तो मार्किंग गेज के लिए किस
मार्किंग गेज के रूप में किस मार्किंग टूल के रूप में किस गेज का इस्तेमाल करते हैं? तो मार्किंग टूल के रूप में दोस्तों हम यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग करते हैं। यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनसाइड कैलिपर के वो माप स्थानांतरित करने के लिए किस औजार का उपयोग करते हैं? इनसाइड के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? तो स्टील रूल का उपयोग करते हैं। वह काल्पनिक रेखा जो चुंबकीय अक्ष के अभिलंब हो और चुंबक के केंद्र से होकर गुजरती हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे क्या कहते हैं दोस्तों? बताओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उसका करेक्ट आंसर चुंबकीय न्यूट्रल अक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है चुंबकीय फ्लक्स की दिशा का पता लगाने के लिए कौन सा नियम प्रयुक्त है? तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा पता लगाने के लिए हम कार्क स्क्रू का नियम जानते हैं। अगला है क्षेत्र तीव्रता की इकाई क्या होती है? तो बताओ दोस्तों क्षेत्र तीव्रता की इकाई क्या होगी? तो क्षेत्र तीव्रता तो होती है एम्पीयर टन प्रति मीटर। एम्पीयर टन प्रति मीटर नहीं दोस्तों, एम्पीयर टन प्रति, ये क्षेत्र तीव्रता की इकाई पूछ रहा आपको। तो क्षेत्र तीव्रता की इकाई यही होगी एम्पीयर टन प्रति वेबर। अगला क्वेश्चन है उस धातु की विद्युत धारिता का मान बताइए जिसे 25 वोल्ट तक चार्ज करने के लिए 0.5 कूलम की जरूरत होती है। तो बताओ दोस्तों इसका क्या होगा? तो इसमें क्या पूछ रहा है आपको? उस संधारित्र की विद्युत धारिता पूछ रहा है। तो इसमें आप इसका भाग दे दो, किसका? कुल मिला के इसका भाग दे दो तो आपको 0.02 आएगा। यानी कुल मिला के 5 में 0.5 में हम किसका भाग देंगे? 25 का। क्यों? क्योंकि ये होता है आपका कुल पूछ रहा है तो क्यू बटा आपका वी आ गया। तो आई बराबर होता है क्यू बटा वी। तो इसमें ये आ गया 0.5 में हम किसका दे रहे हैं? 25 वाला है। तो इसमें जाएगा नहीं 0.0 और 25 दोनों 50। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ रहा है? ये आ रहा है फेराइड। अगला क्वेश्चन है साइन वेव के लिए एकांतर धारा का आरएमएस मान निम्न के बराबर होना चाहिए। तो साइन वेव के लिए किसके बराबर होना चाहिए? आपको ये मालूम है आरएमएस मान होता है 0.707 और मैक्सिमम इसके मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला है 3 फेज वाले स्टार कनेक्शन में प्रतिक्रियात्मक शक्ति क्यू का पता लगाने का सूत्र क्या है दोस्तों? तो उसका सूत्र होता है क्यू बराबर √3 VL/IL sin थीटा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी इकाई प्रत्यक्ष शक्ति का सही रूप है? तो बताओ दोस्तों शक्ति का प्रत्यक्ष रूप क्या है? तो ये होता है VA यानी वोल्ट एम्पियर। अगला है ISI कोड के अनुसार अर्थ कनेक्शन के लिए किस रंग का? तो दोस्तों अर्थ के लिए हम हरा काम लेते हैं, फेज के लिए लाल, न्यूट्रल के लिए काला और नीला भी क्या है? फेज के लिए होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका अर्थिंग युक्त उपकरण को खालिस्तान से बचाता है। तो बताओ दोस्तों किससे बचाता है? तो वह बचाता है लीकेज करंट से। किससे बताता है? लीकेज करंट से बताया। सिलिकॉन अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सिलिकॉन अणु में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो सिलिकॉन में लगभग आपके होते हैं 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला है बारीक गेज वाले 20 mm व्यास के कंडक्टर की दीवार की मोटाई कितनी होती है दोस्तों? तो उसकी मोटाई होती है 1.8 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है पीवीसी चैनल वायरिंग किसके लिए प्रयुक्त होती है? तो पीवीसी चैनल वायरिंग किसके लिए प्रयुक्त होती है दोस्तों? तो पीवीसी वायरिंग होती है आपकी जो होती है इंडोर सरफेस वायरिंग के लिए होती है। कंड्यूट एल्बो का उपयोग किया जाता है। तो बताओ कंड्यूट एल्बो का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? तो कंड्यूट एल्बो का उपयोग दोस्तों हम करते हैं तीखे कोने के लिए। किसके कर लिए करते हैं? तीखे कोने के लिए। अगला क्वेश्चन है छत स्लैब में प्रयोग करने के लिए जंक्शन बक्से में से कम गहराई होती है। तो बताओ दोस्तों कम से कम कितनी गहराई होती है? तो वो होती है दोस्तों आपकी 65 mm। कितनी होती है? 65 mm। अगला है HRC फ्यूज का फ्यूजिंग कारक कितना होता है? तो बताओ दोस्तों HRC फ्यूज का फ्यूजिंग मान कितना होता है? तो वो होता है लगभग 1.1। अगला क्वेश्चन है फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में सामने वाली अंगुली इंगित करती है। तो बताओ दोस्तों सामने वाली अंगुली किसको इंगित करती है? चुंबकीय प्रवाह की दिशा को इंगित करती है। किसको करती है? चुंबकीय प्रवाह की दिशा को इंगित करती है। अगले क्वेश्चन है एकल चरण ट्रांसफार्मर के इनपुट पक्ष को क्या कहता है? यानी जिसमें हम इनपुट देते हैं उस पक्ष को क्या कहते हैं? उसे मुख्य रूप पक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य रूप पक्ष कहते हैं। अगला क्वेश्चन है किस सामग्री से ट्रांसफार्मर के कोर का निर्माण किया जाता है? तो बताओ दोस्तों किस सामग्री से ट्रांसफार्मर कोर का निर्माण किया जाता है? तो दोस्तों वो करते हैं हम
लोहा इस्पात किसे करते हैं? सिलिकॉन लोहा इस्पात। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का पूर्ण लोहा नुकसान 1000 वाट है, तो आधी लोड पर भी क्या होगा दोस्तों? तो आधी लोड पर भी 1000 वाट होगा, क्योंकि आपकी लोहा हानि होती है। आपकी जो लोहा हानि होती है ये क्या होता है? पूर्ण लोड से शून्य लोड तक समान रहती है। अगर यहाँ पर ताम्र क्षति होती तो इसकी आधी हो जाती है, यानी 500 वाट आ जाता है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर भी क्या है? 1000 वाट। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का प्रतिशत वोल्टेज विनियम निर्धारित करने का सूत्र, यानी वो ट्रांसफार्मर वोल्टेज रेगुलेशन का सूत्र पूछे तो इसका सूत्र क्या होगा दोस्तों? इसका करेक्ट सूत्र आएगा, ये आएगा 3 नंबर यानी सी। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है करंट ट्रांसफार्मर का मूल्यांकन माध्यमिक करंट का मूल्य क्या है? तो बताओ दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो इसका 5 मिली एम्पियर है। अगला है हवा में नमी को अवशोषित करने के बाद सिलिका जेल का रंग कैसा हो जाता है? तो उस करने के बाद उसका गुलाबी रंग हो जाता है अवशोषित होने के बाद। अगला क्वेश्चन है उपकरणों को मापने में मापने वाली डिवाइस की सटीकता हमेशा होनी चाहिए। तो बताओ दोस्तों, उसकी सटीकता क्या होनी चाहिए? तो गैर रेखीय पैमाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गैर रेखीय पैमाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? एक मिनट दोस्तों, क्या होना चाहिए? रेखीय पैमाना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? रेखीय पैमाना होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है अपने अंतिम सीधे रास्ते की स्थिति के लिए बिना किसी प्रकार के कंपन में सूचक जल्दी चलता है, वह अवमंदन को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उसको कहेंगे क्रिटिकल डैम्पिंग। क्या कहेंगे? क्रिटिकल डैम्पिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों ऊर्जा मीटर में त्रुटि किसके द्वारा पकड़ी जाती है? तो बताओ दोस्तों, ऊर्जा मीटर में त्रुटि किसके द्वारा पकड़ी जाएगी? तो दोस्तों उसमें डिस्क में 2 विपरीत ड्रिल करना होता है, जिसके द्वारा ये पकड़ी जाती है। अगला है टोंग परीक्षण का उपयोग करके कोई भी माप लेने से पहले मुख्य सावधानी क्या होती है दोस्तों? तो ये मुख्य सावधानी होती है संकेत शून्य स्थिति पर है सुनिश्चित करें। संकेत शून्य पर है सुनिश्चित करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मल्टीमीटर द्वारा करंट वोल्टेज या प्रतिरोध को मापने के लिए जो नियंत्रण स्विच सेट करे वह है। तो बताओ दोस्तों, मल्टीमीटर द्वारा करंट वोल्टेज प्रतिरोध को सेट करते हैं तो नियंत्रण स्विच सेट करते तो वह क्या कहलाता है दोस्तों? तो वह कहलाता है आपका फंक्शन स्विच। क्या कहलाता है? फंक्शन स्विच। अगला क्वेश्चन है दोनों LCD और LED डिजिटल मल्टीमीटर यानी DMM के प्रदर्शन में कितने खंड होते हैं? बताओ दोस्तों कितने खंड होते हैं? तो इसमें लगभग 7 खंड होते हैं। कितने खंड होते हैं? लगभग 7 खंड होते हैं। अगला क्वेश्चन है 1 मिली एम्पियर मीटर तार के माध्यम से बह रहा है जब मीटर तार में 1000 ओम है और यह FSD यानी फुल स्केल डिस्प्ले पैदा कर रहा है, तो वोल्टेज उत्पादन कोयल प्रतिरोध के पार क्या होगा? तो उसमें वोल्टेज का मान पूछ रहा है, तो वोल्टेज का मान पूछा है तो V बराबर क्या होता है? IR होता है। तो इसमें वोल्टेज का मान भी क्या होगा दोस्तों? लगभग 1 वोल्ट होगा। क्या होगा? 1 वोल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार दोस्तों आज इस क्लास में 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल कराए हैं। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे और इससे भी अच्छे क्वेश्चन और लेके आएंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए और हमारा जितना सपोर्ट हो सके सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप हमारा सपोर्ट करोगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा और हम आपको इससे भी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे।